हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2017 के लिए एक मॉक टेस्ट। लेकिन ये मॉक टेस्ट एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बट एट द सेम टाइम बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी ये मॉक टेस्ट बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो इसमें 25 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, सारे एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, पूरा एंड तक देखें और बीच में इसको स्किप ना करें। और ये वीडियो हिंदी में रहेगा, इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ इस बुक को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। ये एक बेहतरीन किताब है, इसको आप ले सकते हैं और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो के नीचे जब आप देखेंगे तो वहाँ पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको आप खरीद सकते हैं। इसमें सारे सेक्शंस कवर हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अभी तक आपने यदि ये बुक नहीं ली है तो आप इसको ले सकते हैं और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और ये है ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़। यदि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसमें सभी क्वेश्चंस अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, सारे सेक्शंस कवर हैं इसमें, तो आप ये ले सकते हैं test.englishaadvantage.in। यहाँ से आप इसको ले सकते हैं और इसका जो प्राइस है वो 1 साल के लिए केवल 399 रुपीज़ है। और 100 से ऊपर इसमें मॉक टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, इसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं। तो ये सारे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेफिनेटली इसके थ्रू आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होगी। और ये टेस्ट सीरीज सभी एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल है, एसएससी, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, बैंकिंग के सभी एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल है। तो इसको आप ले सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से ये शुरुआत है। एसएससी, एमटीएस और सीजीएल के लिए ये टेस्ट सीरीज़ है। और एक पेन और एक पेपर आप ले लें और इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और उसके थोड़ी देर बाद इन सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको बताता जाऊंगा। तो आपका आंसर यदि सही निकलता है तो आप 1 नंबर दीजिए, अदरवाइज़ 0.25 की माइनस मार्किंग करिए जैसा कि एग्ज़ाम में होती है। और उससे आप अपनी एग्ज़ाम को मेज़र कर पाएंगे, अपनी प्रिपरेशन को मेज़र कर पाएंगे रियल एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ओपेक की स्पेलिंग आपसे पूछी है। तो ओपेक की सही स्पेलिंग क्या है? ओपेक का मतलब होता है जो पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी है, उसको हम ओपेक बोलेंगे। तो इसकी सही स्पेलिंग है आपकी OPAQUE। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रेमिनीसेंट। रेमिनीसेंट मतलब किसी चीज़ की याद दिलाने वाला या किसी चीज़ को सजेस्ट करने वाला। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका आप सही आंसर लगा लें वीडियो को पॉज करके और उसके बाद मेरे आंसर से मैच करें। रेमिनीसेंट की सही स्पेलिंग होगी आपकी बी, REMINISCENT। इसमें 2 बार आई आता है, REMINISCENT, रेमिनीसेंट, ये इसकी सही स्पेलिंग है। और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सजेस्ट करना या किसी चीज़ की याद दिलाने वाला कोई वस्तु। आगे देखते हैं क्यू। क्यू का मतलब लाइन या पंक्ति। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या है ये आप लगा लें, अपना आंसर दे दें आप इसमें और उसके बाद मैं अपना आंसर इसको मैं बता रहा हूँ। क्यू की सही स्पेलिंग होगी ये बी, इसमें सही ऑप्शन होगा QUEUE। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब एबंडेंस यानी किसी चीज़ की अधिकता, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो प्लेथोरा में PLA आएगा या PLE आएगा, क्या सही स्पेलिंग होगी, या RR आएगा इसमें? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है ये। तो इसकी सही स्पेलिंग होगी PLETHORA, प्लेथोरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिजिक यानी आपकी जो शारीरिक बनावट है वो कैसी है, फिजिक। तो फिजिक की सही स्पेलिंग क्या है, इसमें आप अपना आंसर लगाएं और उसके बाद मैं अपना आंसर बता रहा हूँ। फिजिक की सही स्पेलिंग होगी ये बी, इसमें आपका सही ऑप्शन होगा PHYSIQUE, फिजिक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये इडियम्स का सेक्शन है और इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिलर्स, स्पॉटिंग एरर, ये सारी चीज़ें आपके एसएससी एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगी। तो इसमें एक सेंटेंस दिया है और इसमें एक ब्लैक पार्ट है, अंडरलाइन पार्ट है, उसका क्या मीनिंग निकल रहा है सेंटेंस में वो आपको बताना है 4 ऑप्शंस में से। द रिपोर्ट डजंट मीन्स वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन एज ल्यूडिक्रस। तो मीन्स वर्ड्स क्या मतलब है इसका? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। फॉल्स कंक्लूजन्स, वेस्ट टाइम, से क्लियरली एंड डायरेक्टली, एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स।
तो 4 में से एक ऑप्शन आपका सही है। मीन्स वर्ड का क्या मतलब है? मीन्स वर्ड का मतलब है कि डायरेक्टली किसी चीज को कहना, ठीक है, क्लियरली और डायरेक्टली कहना किसी भी चीज को। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका सी, से क्लियरली एंड डायरेक्टली, मीन्स वर्ड्स, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इवन दो आई थॉट आई वुड बी फायर्ड आफ्टर द ऑल्टरकेशन विथ माई मैनेजर, थैंकफुली अपर मैनेजमेंट रियलाइज्ड दैट इट टेक्स टू टू टैंगो। इट टेक्स टू टू टैंगो का क्या मतलब है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। बिटर रिलेशनशिप्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पर्सन्स, इंटेंस डिसएग्रीमेंट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इट टेक्स टू टू टैंगो का मतलब है कि ताली 2 हाथ से बजती है, मतलब 2 लोग किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तभी कोई झगड़ा होता है, अकेले के इन्वॉल्व होने से झगड़ा नहीं होता। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पर्सन्स, इट टेक्स टू टू टैंगो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिंस आई वॉजंट अवेयर ऑफ द डिटेल्स आई डिसाइडेड टू सिट ऑन द फेंस ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट बिटवीन माई कजिन्स। तो टू सिट ऑन द फेंस का क्या मतलब है? 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। सिट क्वाइटली, टू रिमेन न्यूट्रल, थिंक डीपली एंड एक्ट वाइजली। ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। तो टू सिट ऑन द फेंस, इसका सही आंसर आप लगा लें। इसका सही आंसर होगा टू रिमेन न्यूट्रल, कोई डिसीजन ना ले पाने की स्थिति होना और न्यूट्रल होना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द यंग लैड वॉज ऑल ब्लैक एंड ब्लू आफ्टर ए टिफ वॉज ए रेजिंग सीनियर। ठीक है, तो ब्लैक एंड ब्लू का क्या मतलब है? इसमें परप्लेक्स्ड, टायर्ड, विद डर्टी क्लोथ्स एंड फुल ऑफ ब्रूजेस। ब्रूजेस का मतलब होता है कहीं पर आपके जब चोट लग जाती है इंजरी के बाद, तो उसको हम बोलते हैं ब्रूजेस, BRUISES। और इस सेंटेंस का मतलब है कि जो एक यंग लड़का था उसका सीनियर से लड़ाई हो गई थी और उसके बाद उसकी जो हालत थी वो ब्लैक एंड ब्लू थी। मतलब पिटाई के बाद जो आपकी हालत होती है वो होती है ब्लैक एंड ब्लू। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, फुल ऑफ ब्रूजेस। क्वेश्चन नंबर 10, ये सिनोनिम्स का सेक्शन है। बेंडलिज्म, बेंडलिज्म का क्या आपका सिमिलर वर्ड होगा? इसमें स्टेबिलिटी दिया है, सैबोटेज दिया है, एप्रीहेंशन दिया है और डाइवल्जेंस दिया है। 4 वर्ड इसमें दिए हैं। तो वेंडलिज्म का मतलब है तोड़ फोड़ करना और इस तरह के दंगे फसाद करना, मारपीट करना, बर्बाद करना किसी चीज़ को, बिल्डिंग्स को चोट पहुंचाना, उसको हम बोलते हैं वेंडलिज्म। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सैबोटेज, क्योंकि सैबोटेज का मतलब भी वही होता है। एप्रीहेंशन का मतलब होता है चिंता या कोई कंसर्न, और डाइवल्जेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रकट कर देना। तो वेंडलिज्म का यहाँ पर आपका आंसर होगा सैबोटेज। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मेडल, MEDDLE, क्या सिनोनिम होगा इसके? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑब्जेक्ट, प्राय, एक्सक्लूड एंड क्रेव। तो इसका सही आंसर होगा प्राय। प्राय का मतलब भी होता है इंटरफियर करना, ठीक है। एक्सक्लूड का मतलब निकालना, क्रेव का मतलब गहरी इच्छा, ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्शन करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लेकिन ये एंटोनिम्स के क्वेश्चन हैं। और टैपिड, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है TEPID। तो टैपिड का एंटोनिम क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। इंथुजियास्टिक, डिवाइन, डिस्करेज्ड एंड डिजेक्टेड। तो टैपिड एक्चुअली रिस्पॉन्स के लिए यूज़ होता है कि रिस्पॉन्स जो आया वो काफ़ी अच्छा नहीं आया, तो मतलब बिलो एवरेज आया। तो इसलिए इसका जो एंटोनिम होगा यहाँ पर होगा इंथुजियास्टिक, क्योंकि टैपिड का मतलब होता है अनइंथुजियास्टिक। कल्बिनेशन, कल्बिनेशन का क्या मतलब है? 4 ऑप्शन दिए हैं। रिजोल्यूशन, कमेंसमेंट, इंटरवल एंड ऑब्जेक्शन। तो इसका एंटोनिम आपको बताना है कल्बिनेशन का, CULMINATION, कल्बिनेशन। तो कल्बिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कंक्लूजन या फिनाले, और कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत। तो सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं। फ्लाउट, FLOUT, फ्लाउट का क्या एंटोनिम होगा? फ्लाउट का मतलब है किसी चीज़ को वायलेट करना, ठीक है। और ओबे का मतलब है किसी चीज़ का पालन करना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ओबे। डिफर का मतलब पोस्टपोन होता है, तो डिफर इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ओबे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हैं ये, और ये 4 पार्ट दी हैं। इसमें किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना है। तो इसको आप वीडियो को पॉज कर दें और आराम से पढ़ें इसको, इसका सही आंसर आप निकालें।
उसके बाद मैं इसका आपको सही आंसर बताऊंगा। जो भी आपका आंसर है उसको लगा लें और उसी के अकॉर्डिंग अपना स्कोर आप बनाएं, ताकि आपका रियल मेजरमेंट परफॉर्मेंस का आपका हो सके। तो इन ए रिपोर्ट issued by Indian Statistical Institute, the iron and steel industry is investing more than any other Indian industry in fighting pollution। देखिए, हम इन्वेस्ट जब करते हैं तो किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, किसी चीज़ पर हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर होगा इन्वेस्टिंग मोर देन एनी अदर इंडियन इंडस्ट्री ऑन फाइटिंग पॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट दिया है, एक टॉपिक के ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइटिंग पॉल्यूशन के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर इन के स्थान पर यहाँ पर आएगा ऑन फाइटिंग पॉल्यूशन, वी आर इन्वेस्टिंग ऑन फाइटिंग पॉल्यूशन। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरीके के क्वेश्चन इस समय सभी एसएससी एग्जाम्स में और बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 देखते हैं। माई फादर गोज टू द ऑफिस 5 days वीक। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आप आंसर लगा सकते हैं। माई फादर गोज टू द ऑफिस 5 days अ वीक, मतलब एक वीक में 5 बार। तो इसमें यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, 5 days अ वीक। क्वेश्चन 17 देखते हैं। इफ़ शी विल बी प्रमोटेड शी विल गेट अ हायर सैलरी। यदि उसका प्रमोशन होगा तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इसमें 2 फ्यूचर क्लॉजेज हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस में जब दो फ्यूचर क्लॉज होते हैं तो जो इफ़ जो क्लॉज है, जो इफ़ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ये इसको हम लिखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है ये आपका गलत है। इफ़ सी इज प्रमोटेड ऐसे आपको बोलना पड़ेगा, या इफ़ सी गेट्स प्रमोटेड, ठीक है। तो इसमें आपका ए आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 में, ये गलत है। क्वेश्चन 18 देखते हैं, स्पॉटिंग एरर का। A lot of travel delay is caused due to the inefficiency and lack of good management on behalf of the railways। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, ये बैंकिंग के लिए भी काफ़ी यूज़फुल सेंटेंस है। और इसमें गलती क्या है इसको आप ध्यान से पढ़ें, और इसमें आप गलती निकालें। आजकल इसी तरीके के सेंटेंस लेटेस्ट पैटर्न पर आ रहे हैं, जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती, वर्ड रिलेटेड मिस्टेक होती है। तो इसमें जो मिस्टेक है वो यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ द रेलवे ना होके ऑन पार्ट ऑफ द रेलवे होगा। रेलवे की तरफ से जो डिले होता है वो रेलवे की इनएफिशिएंसी या लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट की वजह से होता है, ठीक है। रेलवे का पार्ट है, वो रेलवे की तरफ से नहीं होता, वो रेलवे का पार्ट है, ठीक है। तो ऑन बिहाफ ऑफ का यूज़ करना यहाँ पर गलत होगा। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है, जैसे यदि मैं रेलवे को रिप्रेजेंट करूं और कहीं पर जाऊं तो फिर मैं बोलूँगा कि आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेलवे, मैं रेलवे की तरफ से बोल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये रेलवे की गलती है ये, ठीक है। रेलवे की बिहाफ पर नहीं बल्कि रेलवे की गलती है, तो इसलिए यहाँ पर मैं बोलूँगा ऑन पार्ट ऑफ द रेलवेज। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डाउट इफ द मिनिस्टर वाज एन एथीस्ट। एक मेंबर ने डाउट किया कि वो जो मिनिस्टर था क्या वो एथीस्ट था, मतलब क्या वो नास्तिक था। तो ये भी काफ़ी अच्छी मिस्टेक है, कॉमन एरर है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाउट और इफ़ इन दोनों को हम साथ में नहीं लगाते, क्योंकि इफ़ का मतलब भी होता है डाउट और डाउट का मतलब भी डाउट होता है। तो यहाँ से आपको इफ़ को काटना पड़ेगा। वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस डाउट दैट, डाउट के बाद आप दैट लगा सकते हैं, दैट द मिनिस्टर वॉज एन एथीस्ट। तो इफ़ को हटा के आपको दैट लगाना होगा और ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 20 देखते हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट द वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम इन द रूरल एरिया। हमने डिस्कस किया वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम को रूरल एरिया में, लेकिन डिस्कस और ऑर्डर के बाद, डिस्कस, ऑर्डर और रीच, इन 3 शब्दों के बाद हम प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर ये अबाउट नहीं आएगा, इसमें अबाउट यहाँ से हटाना पड़ेगा और इसका आंसर होगा ए। 21 देखते हैं। एन इंडियन शिप लेडन विथ मर्चेंटाइज सैंक इन द पैसिफिक ओशन। सिंक का मतलब होता है डूबना, और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है सैंक, ना कि सैंक्ड, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी संक, SUNK। तो इसलिए यहाँ पर सी आपका आंसर होगा। ये सैंक्ड जो है ये गलत है इसमें, और सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आई कुड नॉट पुट आउट इन ए होटल बिकॉज द बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस वर टू हाई।
मतलब मैं होटल में स्टे नहीं कर सका या कर पाया क्योंकि बोर्डिंग और लॉजिंग चार्जेस ज़्यादा हाई थे, ज़्यादा थे। तो यहाँ पर स्टे करने को हम बोलते हैं पुट अप, पुट आउट नहीं बोलते। पुट आउट का मतलब होता है आग को बुझाना, तो यहाँ पर पुट आउट की जगह आप बोल सकते हैं पुट अप। और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। 23 देखते हैं, ये फिलर्स का सेक्शन है। सॉरी टू बट देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉल। कोई व्यक्ति सॉरी बोल रहा है किसी व्यक्ति से, तो हम सॉरी कब बोलते हैं? जब हम किसी को इंटरप्ट करते हैं, और इंटरप्ट करने के लिए आपको एक ऐसा फ्रेज यहाँ पर चाहिए जो इनके साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो इनके साथ जो वर्ड जुड़ेगा वो बट जुड़ेगा। बट इन का मतलब होता है इंटरफियर करना, इंटरप्ट करना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, बट इन ऑन यू। ठीक है, 24 देखते हैं। His address was really difficult to find and I had to ask। ask for का मतलब होता है मांगना। ठीक है, और इस सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि एड्रेस उसका काफ़ी डिफ़िकल्ट था और मुझे काफ़ी लोगों से पूछना पड़ा। तो आस्क अराउंड का मतलब होता है काफ़ी लोगों से पूछना, तो इसमें आपका आंसर होगा डी, आस्क अराउंड। 25 देखते हैं। द टेलीविज़न कैमरा इन ऑन द लिटिल बॉय स्क्रैचिंग हिज हेड। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा फ्रेज चाहिए जो इन के साथ जुड़ जाए। ठीक है, एम्ड के साथ तो ऐड जुड़ता है तो ये नहीं होगा। चिप के साथ इन जुड़ता है, लेकिन चिप इन का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना। ब्रेक इन का मतलब होता है घुसना, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ज़ीरो इन। ज़ीरो इन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर टारगेट करना, उसका एम करना। तो इसका आंसर होगा बी। ये है आपका टेस्ट क्वेश्चन और इसका आंसर आपको लिखना है, पता करना है इसका आंसर। और जो भी आपका आंसर है उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूँगा और इससे आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं। यदि 21 से 25 के बीच में आपके मार्क्स आए हैं इस मॉक टेस्ट में, तो परफॉर्मेंस आपकी आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही अच्छी है और आपके हाई चांसेस हैं सक्सेस के। ठीक है, 18 से एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है आपकी और वेरी गुड चांसेस ऑफ सक्सेस। 15 to 18 आए हैं तो भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन आपको काफ़ी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 10 to 15 आए हैं तो बिलो एवरेज है आपकी परफॉर्मेंस, और प्रैक्टिस हार्ड, आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और 10 से नीचे आए हैं आपके तो परफॉर्मेंस आपकी पुअर मानी जाएगी, और आपको कॉन्सेप्ट्स को सीखना है और प्रैक्टिस हार्ड करना है, मतलब कड़ी मेहनत करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं सभी एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट? यदि अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल के साथ जुड़ें। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल की तरफ से, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते समय एक बेल का आइकॉन होता है, इसको भी आप दबाएं। ये बेल का आइकॉन जो लगा हुआ है यहाँ पर, इसको भी आप दबाएं चैनल में, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। और ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, ये फेसबुक पर है, इसको भी आप ज्वाइन करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ऊपर मेरे हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप ज़रूर कॉल करें। डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।